बिहार चुनाव जल्द होने वाले हैं और इस बीच एक बड़ी जानकारी आप सभी को दे दें। अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें काफ़ी सारी बातें एसआईआर को लेकर भी कही गई हैं, वोटर्स को लेकर भी कही गई हैं और बताया गया है कि आखिर बिहार चुनाव कब होने वाले हैं, क्या कुछ कहा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने के लिए मेरे साथ अंजलि मौजूद हैं जो आपको बताएंगे। अंजलि, एक एक करके बताइए आखिर क्या हुआ, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी बेसब्री से इंतजार था। जो वोटर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन पर भी आएंगे, लेकिन क्या कुछ हुआ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बिल्कुल चेतन, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्ञानेश कुमार जो किसी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने सबसे पहले सभी का अभिनंदन किया बिहार की धरती पे और उन्होंने बड़े ही खासा अंदाज में अभिनंदन किया। उन्होंने सबसे पहले भोजपुरी में कहा कि हम सभी के आभार जतावता नहीं, और उसके बाद मैथिली में भी उन्होंने कहा कि अभिनंदन करता नहीं हम सबको के। उसके बाद उन्होंने बीएलओ पे सबसे पहले बात की, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है, तो उन्होंने बीएलओ की जो स्टाफ से, बूथ लेवल के जो स्टाफ से, उनके बारे में कहा कि सबसे ज्यादा अहम योगदान उन लोगों ने दिया, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने जनता के साथ संवाद बना के रखा, बल्कि तमाम जो भी मेहनत है एसआईआर के दौरान उन्होंने की है, तो उनको खास तौर पे उन्होंने जो है एक कह सकते हैं कि उनकी प्रशंसा की है। और उसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि विश्व को वैशाली जो है उसने ही गणतंत्र का रास्ता दिखाया था, और वैसे ही, ठीक वैसे ही अब बूथ लेवल के जो ऑफिसर है वो लोकतंत्र का रास्ता दिखाएंगे। ज्ञानेश कुमार ने कहा, ये तारीफ थी दरअसल बूथ लेवल के स्टाफ के लिए। और उन्होंने आपको ये भी बता दें कि 24 जून को ये एसआईआर की प्रक्रिया जो है शुरू की गई थी, और अब जाके ये प्रक्रिया सही समय पे जिस तरीके का अंदाजा लगाया गया था वो खत्म हो चुका है। और तमाम जानकारी, जैसे कि बूथ लेवल की बात करेंगे, चुनाव में क्या क्या चीजों को लेकर उन्होंने बातें रखी है। सबसे पहली बात उन्होंने रखा है कि बूथ लेवल पर अब जो वोट डालने के लिए वोटर्स जाएंगे, मोबाइल लेके जा सकेंगे। पहले ऐसा नहीं था चेतन, पहले ये था कि पहले लोग अपना मोबाइल घर पे ही छोड़ के जाते थे। अब वो मोबाइल लेके जा सकते हैं बूथ पर, लेकिन जैसे ही वो एंट्री करेंगे वोट डालने के लिए, उसके बाद उनको अपना जो मोबाइल है वो बाहर ही जमा कराना होगा, लेकिन वो उनको ले जाने की इजाजत होगी। अच्छा, मतलब वहां पर सुविधा होगी पोलिंग बूथ से पहले कि आप वहां फोन जमा करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुविधा होगी। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 100 मीटर की दूरी पर जो है पोलिंग एजेंट्स के लिए भी इंतजाम किए जाएंगे, बैठने का इंतजाम किया जाएगा कि पोलिंग एजेंट जो है वहां पे आराम फरमा सके। और उसके बाद ये चुनाव में आराम फरमा नहीं सके, उनका तो काम जो है वो बहुत ज्यादा कठिन उस वक्त होता है। हालांकि उन्हें सुविधा दी गई है कि आप बैठ सके और बैठ की सारी चीजें जो है वो मैनेज कर सकें। ठीक है, बिल्कुल। और इसके आगे आपको ये बता दूं कि 100 मीटर की दूरी पे इसके अलावा ईवीएम पे जो है, ये सबसे बड़ा अभी तक हम कह सकते हैं कि ये बड़ा दावा था उनका कि कलर्ड फोटो लगाई जाएगी। अब ईवीएम के ऊपर कलर्ड फोटो लगाई जाएगी ताकि पहचान करने में ज्यादा मुश्किलें ना सामने आए, क्योंकि बार बार पहचान की बात की जा रही है वो भी। और उसके बाद भी जो कलर्ड फोटो की बात की गई है वो ईवीएम पर, क्योंकि प्रत्याशियों की जो तस्वीरें होती हैं, जो सिंबल्स होते हैं, जो तस्वीरें अगर होती हैं तो उनकी पहचान करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। अब क्योंकि इस बार बिहार चुनाव के लिए इस बात का ऐलान किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, और कहा यह भी किया गया, संभावना ये भी है कि धीरे धीरे पूरे देश में इस बात को लागू किया जाएगा कि जो ईवीएम है उसमें जो पर्चियां हैं वो अब कलर्ड होंगी। ठीक है, आगे क्या कुछ है? प्रत्याशियों के लिए ये ऐलान किया गया है कि जो प्रत्याशी हैं, प्रत्येक प्रत्याशी 100 मीटर की दूरी पे अपना बूथ लगा सकते हैं। अच्छा। ये खास ऐलान है। और वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिक्र किया गया है कि वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो बिहार में अब लागू करवाया जाएगा। पोलिंग बूथों की 100% वेबकास्टिंग की जाएगी, 100% वेबकास्टिंग की जाएगी, क्योंकि बार बार पारदर्शिता पे सवाल उठता है चेतन। इस वजह से इस बार वेबकास्टिंग की बात कही गई है कि 100% वेबकास्टिंग रहेगी। और इसके साथ ही एक बदलाव ये भी है कि वोटर्स की पहचान के लिए वोटर आईडी कार्ड शुरू किया गया है। उस आईडी कार्ड में आईडी नंबर मेंशन होगा, वोटर्स का जो नंबर है वो मेंशन किया जाएगा। तो अब इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग जो ये ऐलान कर रहा था, ये पारदर्शिता और निष्पक्षता की ओर ही जा रहा था, क्योंकि बार बार जो विपक्षी हैं, लगातार विपक्षी टीमें ये निष्पक्षता पे सवाल उठाती हैं। जब भी चरणों की भी बात हुई थी तो अभी हमने देखा था कि कांग्रेस ने चरणों पे कोई बात ना करके उन्होंने ये कहा था कि कितने चरण में चुनाव हो रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि निष्पक्ष तरीके से हो और पारदर्शी तरीके से हो। इसीलिए ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म और 100% वेबकास्टिंग हो गई, आईडी कार्ड की शुरुआत हो गई। ईवीएम की काउंटिंग में सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, ईवीएम की काउंटिंग में कोई भी अगर गलती होती है तो वीवीपैट की गिनती दोबारा से की जाएगी। अच्छा। वीवीपैट की गिनती भी होगी, और इसके अलावा जो बैलेट पोस्टल है उसकी भी काउंटिंग की जाएगी। अगर यानी कोई भी गलती ईवीएम में, छोटी सी भी गलती होती है तो दोबारा से ये सारा प्रोसेस किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार के अलावा देश में कहीं भी 1200 से ज्यादा वोटर्स नहीं है, इसलिए इन्होंने बिहार को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। चुनाव से पहले रिवीजन जरूरी है, उन्होंने ये कहा, क्योंकि अब यहाँ पे चेतन सवाल उठ रहे थे कि
कई लोग ये कह रहे हैं कि एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है वो चुनाव से ठीक पहले क्यों चल रही है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए आपने एसआईआर कराया। तो इस पे जो है ज्ञानेश कुमार जो कि सीईसी है, उन्होंने ये कहा है कि चुनाव से पहले ही रिवीजन जरूरी है। ये जो लोक प्रतिनिधि कानून के हिसाब से रिवीजन हो रहा है, लेकिन अब इस पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव जब पूरा हो जाए उसके बाद ये प्रक्रिया कराई जानी चाहिए थी, क्योंकि ये न्याय संगत नहीं है। ये सवाल उठाया गया। लगातार विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसआईआर में अयोग्य व्यक्तियों के नाम जोड़ने और कटने के जो है लगाए हैं कि पात्र व्यक्तियों के नाम काट दिए गए, अयोग्य के जोड़ दिए गए। तो उस पर ज्ञानेश कुमार की ओर से ये कहा गया है कि किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम जो है अगर आ जाता है तो वो अभी कट सकते हैं, अभी उनके पास समय है, वो कट सकते हैं। तो उन्होंने ये साफ तौर पे ये तमाम चीजें जो है कही थी, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा यही है कि 100% वेबकास्टिंग, क्योंकि अभी भी जो पटना में बैठक हुई थी कुछ घंटे पहले चेतन, उसमें ये वेबकास्टिंग की बात कही गई थी कि 100% रिकॉर्डिंग चाहिए हमें पोलिंग बूथ की। तो ये सारी बातें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, एक सवाल मेरा और अंजलि होगा, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठ रहा था इस चुनाव के दौरान, और विपक्ष के तमाम जो नेता हैं उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां भी निकाली और उसमें एसआईआर का मुद्दा खूब उठाया, वोट चोरी का मुद्दा भी खूब उठाया जाने लगा। तो एसआईआर पर क्या कोई ठोस बयान इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है कि जो विपक्षी दल हैं उन्होंने जो सवाल एसआईआर पर उठाए, क्या उस पर कोई बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया? बिल्कुल, ज्ञानेश कुमार ने यही बात कही है कि एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि ये रिवीजन जरूरी है, और न सिर्फ बिहार में बल्कि अब पूरे देश में एसआईआर कंडक्ट कराया जाएगा। ज्ञानेश कुमार ने ये साफ तौर पे कह दिया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद करवा सकते थे, पहले क्यों करवाया, लगातार ये सवाल थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये रिवीजन पहले ही होगा क्योंकि यही नियम है, और अब बिहार में ही नहीं बल्कि हर जगह पे ये चुनाव की एसआईआर की जो प्रक्रिया है हर राज्य में कराई जाएगी। ठीक है अंजलि, कुछ पार्टियों ने भी यहाँ पर डिमांड जो है वो इलेक्शन कमीशन से रखी थी, वो क्या डिमांड है अगर आप बता दें? बिल्कुल, कुछ देर पहले जो बैठक चल रही थी, दरअसल कल से ही ये बैठक पटना में चल रही थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ज्ञानेश कुमार की ओर से। तो इस दौरान तमाम राजनीतिक दल वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने अपनी अपनी सुझाव दिए हैं और कुछ मांगे भी रखी हैं। आपको बता दें, सुझाव में ये है कि घोषणा के 28 दिन के बाद ही वोटिंग हो जाए, और उसके बाद बुर्का पहनकर आने वाली वोटर्स की जाँच हो। यही कारण है कि ज्ञानेश कुमार की ओर से ये भी कहा गया कि वोटर आईडी कार्ड वगैरह जो है ये सब जारी किए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र की ओर से ये कहा गया कि महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में भी एक ही चरण में चुनाव हो, क्योंकि ये बार बार जेडीयू की ओर से ये मांग उठाई गई थी। जदयू ने ये कहा कि अगर महाराष्ट्र में हो सकता है चुनाव एक चरण में, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने ये कहा कि ना तो यहाँ पे नक्सलवाद का कोई मामला है, ना ही, और हमारी जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो भी बिहार में काफी बेहतर है, तो फिर हम एक चुनाव जो है एक चरण में क्यों नहीं कर सकते। फोर्स की तैनाती की बात भी उन्होंने कही थी। ठीक है, फोर्स की तैनाती कही है, और उन्होंने ये कहा है कि दलित टोलो यानी कि जो पिछड़े वर्ग हैं, जो भी ओबीसी और कमजोर जो लोग आते हैं पोलिंग बूथ पर, उनके लिए उन्होंने ये कहा कि वहां पे सख्त पहरा दिया जाए, सख्त मतलब फोर्स लगाया जाए और खास प्रबंध किया जाए, क्यों, ताकि उनके ऊपर कोई दबाव ना हो कि वोट किसी दबाव में वो ना डाले। और इसके साथ ही वोटर लिस्ट से जो नाम कटे हैं उनकी एक अलग सूची तैयार की जाए, इसकी मांग की गई है आरजेडी ने। बिल्कुल, और इसके साथ ही छठ पूजा के तुरंत बाद चुनाव कराने की ये मांग की जा रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अक्सर हमने देखा है कि पुरुषों की भागीदारी कम होती है बिहार में, क्योंकि वो पलायन का मुद्दा रहता है। तो उन्होंने कहा कि अब इस बार जो प्रवासी बिहारी हैं वो लोग बिहार आएंगे, अपने घर को आएंगे, तो छठ पूजा की अगर हम नजदीक तारीख रखते हैं तो उसके बाद ये होगा कि वो वोट में अपनी भागीदारी दे पाएंगे, आसानी से दे पाएंगे। तो ये तमाम दलों की जो डिमांड है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने रखी है। अब चुनाव की तारीख पर क्या कुछ कहा है और कितने चरणों में चुनाव होंगे इस पर भी क्या बताया गया है, क्योंकि एक चरण में चुनाव हो इसकी मांग की गई है, लेकिन चुनाव आयोग ने क्या कहा है और तारीख पर क्या कहा गया है? बिल्कुल, चुनाव आयोग की ओर से ये कहा गया है कि चुनाव की जो तारीखें हैं, यानी कि 22 नवंबर से पहले चुनाव करवाया जाएगा। अच्छा। ये बयान चुनाव आयोग की ओर से दिया गया। और जहां तक रही चरणों की बात, इस पे हालांकि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन लगातार मांग चेतन ये उठाई जा रही है कि 1 या 2 की जेडीयू की ओर से मांग की गई है कि एक चरण में चुनाव किया जाए, वहीं बीजेपी कह रही है कि 1 से 2 यानी कि अधिकतम 2 रख सकते हैं, इतने में चुनाव किया जाए। कांग्रेस की ओर से हालांकि इस पे बात नहीं की गई, तारीखों पे बात नहीं की गई है, चरणों पे कोई बात नहीं की है। कांग्रेस की सिर्फ एक ही मांग है, निष्पक्ष हो और पारदर्शी तरीके से हो। तो ये अलग अलग मांगे हैं। हालांकि 22 नवंबर वो तारीख जिससे पहले चुनाव करवाने की बात जो है चुनाव आयोग की तरफ से अब कह दी गई है। अब कितने चरणों में चुनाव होगा, कब से चुनाव शुरू होगा, कब खत्म होगा, रिजल्ट कब जारी होंगे,
इनकी तारीख स्पष्ट रूप से अभी भी सामने आना चुनाव आयोग की तरफ से बाकी है। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से की गई, बेहद महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिनमें तमाम चीजें जो हैं वो बताई गई, चाहे वो वोटर्स को लेकर हों, किस तरीके से जो पार्टियां हैं उनकी डिमांड बताई गई, तमाम बहुत सारी चीजें जो हैं वो यहां पर रखी गई थी। फिलहाल अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या लगता है बिहार चुनाव में कौन बाजी मार सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।